पुराणों में कहा गया है कि पहले स्वर्ग में देवता और पाताल में असुरों का वास था, लेकिन फ्यूचर में नोटिस करना राक्षस जैसे लोग ऊपर रह रहे हैं और देवता जैसे लोग जमीन के नीचे दबे हुए हैं। शिव मणि के मिलते ही हमें लगा था कि अश्वत्थामा सुमति के रक्षक बनेंगे, लेकिन क्लाइमैक्स में हमने देखा कि सुमति को अश्वत्थामा नहीं भैरवा ने बचाया और इसका रेफरेंस हमें यहाँ मिल गया था। महाभारत के दो बड़े दिव्य अस्त्र गांडीव और इसमें विजय धनुष दिखाया, जहाँ विजय धनुष को एक्टिव होने के लिए कर्ण का जरूरी था, लेकिन गांडीव जब एक्टिव हुआ तो वहाँ कोई नहीं था। ऐसा क्यों? फिर आगे ये टैटू, टैरो कार्ड, बाहुबली, फ्लक्सलैंड, कल्कि के अंदर ऐसे बहुत सारे डिटेल्स है भाई, जिसे कि आप लोग शायद मिस कर दिए होंगे। पर कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो में हम एक एक करके इन सब के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो भाई आप बस हमारे साथ बने रहना और वीडियो अच्छा लगे तो बस एक लाइक कर देना। मूवी स्टार्ट होता है श्री कृष्ण के शंखनाद से, जो कि वो महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में बजाए थे। मतलब इसका कहानी भी ठीक महाभारत युद्ध के आरंभ से स्टार्ट होता है और इसे आप याद रखना, आगे इसके ऊपर चर्चा करेंगे। देन अगले ही फ्रेम में हमें पितामह भीष्म को दिखाते हैं, क्योंकि महाभारत में युद्ध स्टार्ट होने के बाद 10 दिन तक सब सही चल रहा था, लेकिन 10वें दिन से जब पितामह भीष्म सर सज्जा पर लेट गए और पितामह भीष्म की जगह द्रोणाचार्य को कौरव के सेनापति बना दिया गया, तो तब से महाभारत के युद्ध में अधर्म या कहे छल कपट की भी प्रवेश हुआ। और इसका डिटेलिंग हमें इसका नेक्स्ट फ्रेम में दिखता है, जहां अभिमन्यु को कौरव के सेना छल से मार रहे हैं। हाँ, वैसे धर्म युद्ध के 10वें दिन से आचार्य द्रोण को सेनापति चुनने के बाद तो वो ऐसे बहुत से व्यूह रचे थे, जैसे कि पद्म व्यूह, वज्र व्यूह, सर्प व्यूह, लेकिन उन सब के बाद भी कोई फर्क देखने नहीं मिल रहा था। लेकिन जब वो ये चक्र व्यूह रचे तो भाई पूरा खेल पलट गया, क्योंकि इस चक्र व्यूह रच के द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन, दुशासन और जयद्रथ कौरव सेना के इस 7 महारथी छल से एक अकेला योद्धा अभिमन्यु के ऊपर अटैक किए और उसे छल से मार दिए। तो यहाँ से महाभारत में अधर्म का युद्ध भी स्टार्ट हो गया। इसीलिए अगले फ्रेम में हम देख सकते हैं कर्ण को धोखे से मारने की सीन दिखाया जाता है, क्योंकि अर्जुन के बेटे अभिमन्यु को भी कर्ण के साथ बाकी 6 महारथी लड़ने के लिए एक हथियार भी नहीं दिए, उसे निहत्था मार दिए। इसीलिए यहाँ और अर्जुन भी नहीं रुके, वो कर्ण को रथ के पहिया निकालते टाइम मार दिए। और इससे आगे हम वो अश्वत्थामा हथा भी देख सकते हैं, जहाँ एक हाथी को मार के द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा हथा बताया गया, तो वो दुखी होकर अस्त्र छोड़ दिए और उसी समय उन्हें धोखे से मारा गया। और ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि पितामह भीष्म के बाद आचार्य द्रोण को सेनापति चुना गया और वो धर्म छोड़कर अधर्म से युद्ध करना स्टार्ट कर दिए। मतलब अब समझे श्री कृष्ण अश्वत्थामा को ऐसा क्यों बोल रहे थे। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य को अपने कर्मों का फल मिला, लेकिन अश्वत्थामा ये सब समझ नहीं पाते। वो ये नहीं देखते कि कैसे ये लोग भी मिलकर अभिमन्यु को छल से मार दिए थे। वो बस इतना देखते हैं कि कैसे पांडवों ने उनका पिता को छल से मार दिए और ये भड़क कर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिए। लेकिन क्या आपको पता है, पुराणों में इस घटना का वर्णन थोड़ा अलग तरह से किया गया है और ये फिल्म ने इसे थोड़ा अलग अंदाज से पेश किया है। पर चलो, ये एक मूवी है तो। लेकिन यहाँ इसके बाद देखना, अश्वत्थामा एक पौधा को कुचलते हुए दिखते हैं, जो सिंबोलिज्म था अभिमन्यु के बेटे का। मतलब इस पौधे की तरह अब वो एक अनवन चाइल्ड को भी कुचल दिए। फिर हमें यहाँ उनके पैरों में खून भी दिखता है, जो कि हो सकता है अगेन उस बच्चे की खून को सिंबलाइज कर रहा हो। पर क्योंकि उस पर ब्रह्मास्त्र चलाने के बाद भी वो मरता नहीं, श्री कृष्ण उसे बचा लेते हैं, इसीलिए ये डिटेलिंग का मीनिंग कुछ और हो सकता है। बोला जाता है महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र की भूमि पर इतनी मौतें हुई थी कि वहाँ की मिट्टी भी खून से लथपथ हो गई थी, तो ये उसी का डिटेलिंग हो सकता है। नेक्स्ट आगे यहाँ श्री कृष्ण आते हैं और वो आते ही उन्हें बिना देखे अश्वत्थामा को पता चल जाता है कि उनके पास श्री कृष्ण आए हैं। कैसे? देखना, जब यहाँ श्री कृष्ण की एंट्री होता है तो पहले उनका मोर पंख वाली शेडो को दिखाया जाता है और अश्वत्थामा उसे ही देखकर समझ गए कि यहाँ कौन आया है। मेकर्स की स्क्रीन प्ले राइटिंग डिटेल देख रहे हो। बाकी आगे वो सफेद घोड़ा को तो आपने नोटिस किया ही होगा, वो असल में देवदत्त का ही रेफरेंस था, जिस देवदत्त नाम के सफेद घोड़े में की सवार होकर कलयुग के अंत में कल्कि आएंगे। नेक्स्ट हमें 2898 एडी या कहे कलयुग की अंत के करीब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सब कुछ उल्टा हो चुका है। मतलब जैसे पुराणों में कहा गया है कि पहले देवता लोग स्वर्ग में रहते थे और असुर लोग पृथ्वी के नीचे पाताल लोक में, अब वैसा नहीं है। अब कलयुग के अंत आ चुका है तो दुनिया उल्टा हो चुका है। और क्योंकि इस दुनिया को ऐसे बनाने का कारण कॉम्प्लेक्स है, तो हम देख सकते हैं उसका सिर्फ इन्वर्टेड पिरामिड के जैसे है, जो सिंबलाइज करता है द वर्ल्ड इज अपसाइड डाउन नाउ। और उसका डिटेलिंग को हम ये एनिमेशन में बहुत ही अच्छी तरह से देख सकते हैं, जो अश्वत्थामा को श्राप मिलने वाले सीक्वेंस के बाद ही आता है। यहाँ कलयुग कैसे शुरू हुआ, लोग मारपीट करके कैसे लूटपाट को जीने का तरीका बनाया था, फिर क्रूर राजाओं का टाइम आया, गुलामी का, नाजियों का, फिर वर्ल्ड वॉर, फिर प्रदूषण से शहर खत्म हो गया, पानी ना मिलने की वजह से इंसान भूखा मरने लगा और आखिर में जंगल के साथ जंगल का जानवर भी। देन हमें एक वॉर
भी दिखाया जाता है, जिसे कि लेकर हम इसमें मेंशन होने वाले मुंबई वॉर समझ रहे थे, लेकिन यहाँ तो मिसाइल दिख रहा है और अभी के टाइम में मिसाइल एग्जिस्ट नहीं करता, सब लेजर से ही होता है। इसीलिए ये 200 साल पहले की सीन होगा जब पहली बार पूरी दुनिया को हरा के यास्किन जीत जाएगा। एंड यस, आगे की शॉट में हम देख पाते हैं इस मूर्ति के सामने सारा कंट्री का फ्लैग गिर गया, मतलब यास्किन के सामने सब झुक गए। फिर उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स को रेडी होते हुए देख सकते हैं और कॉम्प्लेक्स बनते ही या यास्किन का राज आते ही यहाँ अश्वत्थामा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि हम बोल रहे थे ना यहाँ इन्वर्टेड पिरामिड दिखा, मतलब द वर्ल्ड इज अपसाइड डाउन नाउ, दुनिया उल्टा हो चुका है, पापियों का पाप हद से ज्यादा बढ़ चुका है और भगवानों के ऊपर बैन लगा के अब बुरे लोग भी खुद को भगवान मानने लगे हैं। तो अश्वत्थामा ये देख के रो पड़े और उस मंदिर के नीचे चले गए। एग्जैक्टली वही टाइम पे जब यास्किन कॉम्प्लेक्स बना के ऊपर रहने गया, मतलब समझ सकते हो ये क्या टाइम आ गया। और अब स्वर्ग पे कौन रह रहा है और पाताल में कौन। लेकिन भाई यहाँ एक और बेस्ट डिटेलिंग ये लगा कि यहाँ बैकग्राउंड में भी एक परफेक्ट सॉन्ग है, केशवा आओ तुम, क्योंकि अश्वत्थामा से ये और देखा नहीं जाता, पर यही तो उनका प्रायश्चित था ना भाई, अमर होना, इतना सारे दुख दर्द अपने आंखों से देखना और कुछ ना कर पाना। मतलब ये एनिमेशन अश्वत्थामा के अभिशाप का परिणाम को भी दर्शाता है कि कलियुग में अमर होना कितना बड़ा सजा है, पूरी मानव जाति का पतन को अपनी आंखों से देखना, इससे बड़ा सजा और क्या हो सकता है। मतलब मेकर्स के ये एक ही तीर पे दो निशाना था, एक तो दुनिया को पूरा पलटते हुए दिखाना और बुराई का राज करना, दूसरा अश्वत्थामा के अभिशाप का असर को दिखाना। नेक्स्ट फ्यूचर की कहानी तो हमें दिखाया जाता है, लेकिन 6000 ईयर्स आफ्टर कुरुक्षेत्र बोलकर, लेकिन एग्जैक्ट ईयर की हिंट कहाँ दिया है पता है? यहाँ देखो 2898, फ्यूचर का इसी फर्स्ट फ्रेम में ही स्मार्टली दिखा दिया था। नेक्स्ट रूमी को खड्ग नक्षत्र दिखने के बाद वो माँ की खोज में काशी आता है, लेकिन दिव्या वो माँ ना निकलने पर वीरन उनका वो कहानी गलत बताता है, पर रूमी सही था, लेकिन जिस माँ को ढूंढ रहा था वो काशी में नहीं कॉम्प्लेक्स से अंदर थे। इसीलिए रेवल्स के अंडरकवर एजेंट लिली वीरन को कांटेक्ट किया और अज्जू कायरा के साथ वीरन लिली के बुलाने पर वहां जा रहा था। मतलब यहाँ वीरन के जरिए ही मेकर्स हिंट दे रहे थे कि रूमी सही था। असल में ये बातचीत 3 अलग अलग लोकेशन से हो रहा था। रूमी काशी में था, वीरन काशी आ रहा था और मरियम शंबाला में। अगर यहाँ लिली वीरन को बता देती कि माँ मिल गई है तो शायद वीरन भी रूमी को बता देता कि हम माँ के लिए ही वहाँ आ रहे हैं। पर क्या करे, रूमी का मरना लिखा था। लेकिन उससे पहले जो यहाँ नक्षत्र वाली कहानी सच होने का हिंट दिया था वो गुरु बहुत बढ़िया था। अच्छा, और हाँ, आपने नोटिस किया कि नहीं पता नहीं, पर इसमें रेवल्स का वो एक कोड वर्ड है, कल के लिए, 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 कल के लिए। नेक्स्ट, वैसे इसे तो शायद सब लोग नोटिस कर लिए होंगे, फिर भी जिसने मिस कर दिया हो भाई देख लो, रेवल स्टार बहुत ही क्रिएटिव तरीके से इसे दिखाया है। नेक्स्ट, भैरवा के हाथ में 2 टैटू, जो कि सिर्फ 2 टैटू नहीं, वो उसका जीवन के 2 पहलुओं का प्रतीक भी है, जो उसका 2 अलग अलग जीवन यात्राओं को दर्शाता है। अब पहला टैटू की बात किया जाए तो ये डबल एरो टैटू का वाइकिंग सिंबल मीनिंग है क्रिएट योर ऑन रियलिटी, मतलब प्रयासों के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन का परिस्थितियों को बदल सकता है और अपना भविष्य की दिशा तय कर सकता है। तो ये पहला टैटू भैरवा की किस लाइफ को दर्शाने की कोशिश कर रही है अभी तो आप शायद समझ ही गए होंगे। ये बाउंटी हंटर वाली भैरवा के लिए था, जो कॉम्प्लेक्स में जाकर अपना लाइफ बनाना चाहता था, अपना भविष्य बदलना चाहता था। दूसरा टैटू में हमें एक खास सिंबल देखने मिलता है और ये भी वाइकिंग्स का एक प्रमुख नॉर्थ सिंबल है, जिसे कि वेल्क नट कहा जाता है। और वैसे तो इस टैटू की बहुत से मीनिंग है, लेकिन यहाँ वो रीइंकार्नेशन वाली मीनिंग फिट बैठता है। ये वेल्क नट सिंबल जीवन और मौत के अनंत चक्र को दर्शाता है। इसका ट्रिपल ट्रायंगल पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है और ये बताता है कि मौत अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है और ये साइकिल लगातार चलता रहता है। मतलब ये सीधा कर्ण के पुनर्जन्म का रेफरेंस दे रहा था। नेक्स्ट, भैरवा की इंट्रो फाइट को देखकर ऐसा लगता नहीं कि मेकर्स को इतना ओवर द टॉप जाना चाहिए था, लेकिन भाई इसके पीछे भी एक कारण था। मेकर्स बताना चाहते थे कि भैरवा का कितना भौकाल है और वो टैग का यूज करके कैसे लोगों को बेवकूफ बना सकता है और उनसे भीड़ भी सकता है, क्योंकि आगे उसे एक चिरंजीवी अश्वत्थामा से भी तो भिड़ते हुए दिखाना था ना भाई। तो वो अगर उसे इतना पावरफुल यहीं से नहीं दिखाते तो हम यकीन कैसे करते कि ये अश्वत्थामा एक चिरंजीवी के सामने 1 मिनट भी टिक सकता है। तो मतलब हाँ, माना कि इसका एग्जीक्यूशन ठीक से हो नहीं पाया, लेकिन ये जरूरी था भैरवा का ताकत और टैग का अंदाजा लगाने के लिए। नेक्स्ट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा ये बताओ, कोई नई इन्फॉर्मेशन है? ये डायलॉग हमें पहले से संकेत दे रहा था कि लिली एक अंडरकवर एजेंट है, जो कि वो बाद में निकलती भी है। नेक्स्ट, सुमति को नेगेटिव बताया गया था, लेकिन फिर भी वो प्रेग्नेंट है, ये बात हमें बाद में पता चलता है। लेकिन सुमति की इंट्रो
सीन में ही हमें हिंट दे दिया गया था कि सुमति पॉजिटिव है। पहला हिंट को तो आप सबने नोटिस किया होगा, वो प्रेगनेंसी के दिन हफ्ता महीना गिन रही थी। लेकिन इसका दूसरा हिंट हमें मिलता है सुमति की फल चोरी करने पर। हाँ, असल में वो एप्पल अपने लिए नहीं, अपने बच्चे को हेल्दी रखने के लिए ही चुरा रही थी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में जो लड़की नेगेटिव है उसे फ्रूट्स नहीं मिलता था और सुमति पॉजिटिव है, ये बात वो कॉम्प्लेक्स वालों को बताना नहीं चाहती थी, इसीलिए सुमति को चोरी करनी पड़ी। जिसे कि बहुत से लोग समझ रहे होंगे चोरी था, पर वो भी एक डिटेल्स था। अच्छा, और SUMAT का फुल फॉर्म आपको पता है क्या? क्योंकि इन सब के अंदर वो फॉर्मूला डालकर इन्हें माँ बनाया जाता था और फिर इनसे सीरम निकाला जाता था, तो ये उन लोगों के लिए एक एक सब्जेक्ट थे, इसीलिए सबके नाम से पहले SUM लगाया जाता था। SU मतलब सब्जेक्ट, M मतलब मदर और 80 बस इन लड़कियों का नंबर है। SUMAT मतलब सब्जेक्ट मदर नंबर 80 और आगे जाकर ये बन गया सुमति, जिसका रेफरेंस की आप सबको पता है, कल्कि के माताजी के नाम। नेक्स्ट, भैरवा कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने के बाद वो संतरा खाता है, लेकिन छिलके के साथ, जो कि एक बहुत बढ़िया डिटेलिंग था, क्योंकि ओरिजिनल फ्रूट्स कॉम्प्लेक्स को छोड़कर और कहीं बचा ही नहीं। तो खाना छोड़ो, वो असली फ्रूट्स को देखेंगे भी कैसे? इसीलिए तो मानस के फेंकने पर एक सेब के लिए भी काशी के लोग लड़े जा रहे थे। आपको याद है प्रील्यूड में भी इसका रेफरेंस देखने मिला था। ये क्या है? ये पाइनएप्पल है। मुझे लगा ये अब बचे नहीं, बस एक बार बचपन में देखे थे। तो ठीक वैसे वीरन के जैसे ही भैरवा यहाँ अपने लाइफ में पहली बार संतरा देख रहा है, तो उसे पता कैसे होगा कि उसे कैसे खाना है, इसीलिए उसका वहाँ ये रिएक्शन था। वैसे ऐसा एक डिटेल्स हम इसका स्टार्टिंग में भी देखे थे। काशी आते समय राया को एक नकली फूल मिला था। ये क्या है? पता नहीं। और सच में इन्हें पता होगा भी कैसे? जिस दुनिया में इंसान के पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा, उस दुनिया में थोड़ी ना पेड़ पौधों के लिए पानी होगा, जो ये लोग कभी लाइफ में फूल देखे होंगे। नेक्स्ट, काउंसलर बानी को एक धनुष मिलता है और उसको उठाने के लिए देखना यहाँ 2 रेडर्स के एयरक्राफ्ट का यूज किया जा रहा है। साथ ही उसे उठाते समय वहाँ का मिट्टी, जमीन या कहीं पत्थर भी त्राहिमाम भज रहा है, जो दर्शाता है कि वो कोई साधारण धनुष नहीं है। फिर इसे उठाते ही देखना हमें यहाँ शंखनाद सुनाई देता है, और ऐसा ही शंखनाद हमें स्टार्टिंग में भी सुनाई दिया था, लेकिन तब तो महाभारत स्टार्ट हो रहा था। फिर बीच में कहीं भी शंखनाद सुनाई नहीं दिया, सीधा अब जाके सुनाई दिया। मतलब ये साउंड इफेक्ट सूचित कर रहा था कि अब महाभारत के समय से कुछ ना कुछ मिल चुका है, या कहीं फिर से महाभारत का चैप्टर ओपन हो चुका है। एंड यस, आगे जाकर हमें पता चलता है कि वो अर्जुन का गांडीव है। लेकिन ऐसा शंखनाद हमें एक बार और भी सुनाई देता है जब सुमति फायर के बीच से निकलने वाली थी, और उस समय वो शंखनाद क्यों सुनाई दिया उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अच्छा चलो, ये सब तो ठीक है, लेकिन आपके मन में यहाँ सवाल उठ सकता है कि काउंसलर बानी को ये पहला अस्त्र गांडीव कैसे मिला? तो भाई इसका डिटेलिंग भी हम यहाँ बानी के कलेक्शन रूम में या कहीं उसका पर्सनल म्यूजियम में देख सकती है, जहाँ वो बहुत से एंटिक पीस को संभाल के रखा है। यहाँ हम ईस्टर आइलैंड की मोई स्टेच्यू को देख सकते हैं, तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर के मुकुट को देख सकती है, और ये गदा हनुमान जी के तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो चिरंजीवी है तो उनका गदा उनके पास ही होगा। हाँ, लेकिन महाभारत से अर्जुन का भाई भीम का गदा हो सकता है। तो ये काउंसलर बानी के कलेक्शन रूम में काफी कुछ बता देता है कि उसे से प्राचीन वस्तुओं को कलेक्ट करने में कितना दिलचस्पी है, इसीलिए वो खुदाई करता रहता है, और आखिर में उसे अर्जुन की गांडीव भी मिल गया। भाई 2898 AD में सिर्फ यही एक बंदा है जो इतिहास के बारे में सब जानता है, और भले ही ये गलत काम करे पर ये भगवान को भी मानता है। इसलिए देखना जाए इस मूवी में सब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं ये अपना रिंग से कोई पावर का इस्तेमाल कर रहा है। शायद डॉक्टर स्ट्रेंज के जैसे कोई जादू वगैरह जानता होगा। भाई ऊपर जाने के लिए भी देख रहे हो ना, कोई लिफ्ट या एयरक्राफ्ट नहीं, वो मूर्ति का इस्तेमाल। लेकिन इसके पास जो भी पावर है वो अच्छा ही नहीं बुराई के लिए इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए देखना उसका उंगली ब्लैक हो गया है। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस याद है ना? नेक्स्ट, राया के पीछा करने पर जब वो काशी से बाहर आके अश्वत्थामा वाले मंदिर के अंदर गिर जाती है, वो मंदिर आंध्र प्रदेश में रियल में है। हाँ, आप यहाँ देख सकते हो ये दोनों मंदिर एक ही है। 2020 में आंध्र प्रदेश की पेरुमल्लपड्डू में जब कुछ लोग रेत निकलने गए थे, उन्हें रेत के अंदर दबा हुआ एक मंदिर मिला, जो कि श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर था, और इसे 200 साल से भी ज्यादा पुरानी बताया जा रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे रैया उस मंदिर के अंदर गिर गई थी, ठीक वैसे ही इसके अंदर जाने के लिए एक रास्ता है। मतलब कुछ सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड कहानी भी हमें इसमें देखने मिल गया। हाँ, क्योंकि जैसे यहाँ रैया को इसके बाद अश्वत्थामा मिले थे ना, वैसे ही नागअश्विन कल्कि का स्क्रिप्टिंग स्टेज में होते टाइम कुछ लोगों को वो मंदिर मिला था, और ये लोग शायद उस रियल लोकेशन में जाके ही इसे शूट कर लिए। वैसे इसके अंदर कोई डिटेल नहीं था, पर हमें लगा इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए बता दिया। नेक्स्ट, सुमति को 5 महीना हो चुका था, लेकिन अश्वत्थामा को कोई संकेत नहीं मिला। लेकिन ये लोग जब सुमति की गर्भ से सीरम निकालना चाहे या कल्कि के सीरम को टच किए, तो तुरंत अश्वत्थामा को कल्कि के संकेत मिल गया, क्योंकि अब सुमति की गर्भ के लिए खतरा था। लेकिन यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि ठीक तभी गांडीव भी एक्टिव हो गया, और गांडीव एक्टिव होते ही उसे कोई छू नहीं पाया, जो कि एक बहुत बढ़िया डिटेलिंग था, क्योंकि गांडीव को स्वयं भगवान ब्रह्मा बनाए थे और वो एक दिव्य धनुष था। इसीलिए उस दिव्य धनुष को उठाने के लिए सिर्फ सारे
शारीरिक शक्ति नहीं, दिव्य शक्ति भी होनी चाहिए। उस धनुष को उठाने की काबिल होना चाहिए। लास्ट में सुप्रीम यास्किन इसलिए उठा पाया क्योंकि जिस कल्कि के सीरम को टच करते ही ये गांडीव एक्टिव हुआ था, उस सीरम की एक ड्रॉप तब यास्किन के अंदर था। अच्छा, अब यहाँ एक और बात को नोटिस करोगे तो देखना, विजय धनुष को एक्टिव होने के लिए कर्ण की जरूरत है, लेकिन गांडीव को एक्टिव होने के लिए भगवान की, क्योंकि महाभारत के समय से ही श्री कृष्ण, अर्जुन और गांडीव सब जुड़े हुए हैं। इनका सखा भाव अमर है भाई, इसलिए इनका इंट्रो के रेफरेंस में हमें एक और डिटेल भी देखने मिलता है, जिसके बारे में कि हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट, भैरवा जब अपना भविष्य जानना चाहता है तो तोतेराज भैरवा के लिए कुछ टेरो कार्ड निकालता है, जिसमें से पहला ये द सन टेरो कार्ड है, दूसरा एस ऑफ, तीसरा द वर्ल्ड टेरो कार्ड और चौथा डेथ टेरो कार्ड के साथ कुछ और 2 टेरो कार्ड भी है, जिसका कि हम नाम नहीं जानते, लेकिन हाँ ऐसा द सन, द मून, द वर्ल्ड करके 78 टेरो कार्ड है। लेकिन वो तोतेराज जो निकलता है सूर्य ग्रहण वाला, भाई वो 78 में से कहीं भी इसका नामो निशान नहीं है। इसीलिए तो वो भाई साहब बोल रहे थे ऐसा कार्ड मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। पर यही चीज हमें मेकर्स ट्रेलर के टाइम से दिखाते आ रहे थे और थिएटर में इंटरवल में भी दिखाए थे सूर्य ग्रहण लगते हुए, जो कि बाद में सूर्य को कम्प्लीटली ढक देता है। मतलब भैरवा जो लाइफ जी रहा था, जिस राह में जा रहा था, वो मरने वाला था। इसका कहना सही था। बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा तेरी जिंदगी में। हम वो 2 लाइफ 2 टैटू के बारे में बात कर रहे थे ना, तो ये बाउंटी हंटर वाला भैरवा के लिए था। और क्लाइमेक्स में हमने देखा है भैरवा यमराज के बहुत करीब भी चला गया था, लेकिन सही टाइम पर उसके हाथ में विजय धनुष आ गया तो वो बच गया, क्योंकि बाउंटी हंटर से अब सीधा सूर्यपुत्र कर्ण मोड ऑन हो गया, या बोले हंटर अब सीधा प्रोटेक्टर बन गया। और अब क्योंकि उसे विजय धनुष मिलने के बाद भैरवा के अंदर कर्ण का थोड़ा बहुत झलक दिख जाता है, तो देखना एंडिंग में हमें वो सूर्य ग्रहण हटते हुए दिखता है। मतलब तोतेराज बताना चाहते थे कि कर्ण सूर्य है तो उसके ऊपर भैरवा का बाउंटी लालच ग्रहण बन रहा था, और जिस तरह वो यूनिट के लिए सुमति को कॉम्प्लेक्स पहुंचाने वाला था वैसे ही चलता रहता तो वो पक्का अश्वत्थामा के हाथों मारा जाता। लेकिन उसके अंदर का कर्ण जाग उठा, वो प्रोटेक्टर बनने का साइन दिखने लगा, तो अब भैरवा का बाउंटी लालच घटने लगेगा। अश्वत्थामा भी भैरवा को नहीं मारेगा, मतलब भैरवा का संकट ही टल गया, इसीलिए वो ग्रहण हटने लगा। वैसे ये हंटर प्रोटेक्टर बनने का संकेत हमें इंटरवल से पहले ही मिल गया था। कैसे रुको अभी हम बात करेंगे। नेक्स्ट, ये सीन को कुछ लोग गेम ऑफ थ्रोन्स से इंस्पायर्ड बता रहे थे, जो कि देखने में थोड़ा बहुत सेम लगता भी है, लेकिन भाई ये कृष्ण के गोकुल गमन का रेफरेंस था। हम सबको पता है जब मथुरा के कारागार में कंस श्री कृष्ण को मारना चाहता था, तो श्री कृष्ण जन्म लेते ही वासुदेव उन्हें यमुना नदी पार करके गोकुल में ले गए थे। तो यहाँ कॉम्प्लेक्स में यास्किन कल्कि को मारना चाहता है, तो सुमति यहाँ कल्कि को लेकर गोकुल के जैसे संभाला में ले जाती है। फर्क बस इतना है कि उस समय रात को वाटर प्रॉब्लम बन रहा था और अभी इस रात को फायर प्रॉब्लम बन रहा है, क्योंकि ये कलयुग है ना भाई, अधर्म बहुत बढ़ चुका है, इसलिए इस जर्नी में मुश्किलें भी ज्यादा है। नहीं तो देखना आंधी भी सेम है, उस समय भी बिजली कड़क रहा था और यहाँ भी। बाकी अब वो कारागार को तो नोटिस किए ही होंगे, कल्कि में ये कॉम्प्लेक्स ही सुमति के लिए कारागार था। अच्छा तो भाई अब समझे फायर के अंदर से निकलने से पहले यहाँ शंखनाद क्यों सुनाई दिया, क्योंकि ये श्री कृष्ण के रेफरेंस था और तब अर्जुन के रेफरेंस दिया जा रहा था। दोनों की इंट्रो रेफरेंस में शंख ध्वनि हम पहले से बोल रहे थे ना, इनका सखा भाव अमर है। हाँ तो वो इसी के बारे में था। और हाँ, इसी सीक्वेंस में एक और डिटेल्स भी है। भैरवा का ये पहिया वाला रेफरेंस को तो आप समझ गए होंगे, लेकिन इस पहिया के दूसरे साइड जो दिखाया है उस डिटेलिंग को शायद बहुत से फिल्मी भाई मिस कर दिए होंगे। ये पहिया असल में सुमति के गर्भ या सुमति को रिप्रेजेंट कर रहा था। सुमति के गर्भ में जैसे कल्कि है, वैसे हम इस पहिया के अंदर भी देख सकते हैं भगवान की मूर्ति है, वो भी बिल्कुल वैसे जैसे माँ के कोख के अंदर एक बच्चा होता है। फिर देखना सुमति के चारों तरफ फायर है, तो इस पहिया के साइड में भी फायर देख सकते हैं। और आखिर में जैसे भैरवा इसे सही सलामत रख देता है, तो उधर सुमति भी सही सलामत पहुंच जाती है। मतलब हम कहना चाहते हैं कि ये सीन कल्कि का आने वाली क्लाइमैक्स को फोरशैडो कर रहा था और हमें पहले से ही हिंट दे रहा था कि भले ही सुमति की प्रोटेक्टर अश्वत्थामा हो, पर सुमति को तो आगे जाकर भैरवा ही बचाएगा। इसीलिए हम क्लाइमैक्स में देख सकते हैं सुमति को अश्वत्थामा नहीं भैरवा बचाता है, वो भी ठीक वैसे ही जैसे वो ये पहिया और मूर्ति को बचाया था। यहाँ एक आर्ट या कहीं एक कला के अंदर दूसरी कला, तो वहाँ एक जान के अंदर दूसरी जान, दोनों जगह भगवान किसी किसी के अंदर है, जिससे कि भैरवा बचा रहा है। और हाँ, फायर भी हम इसे कैसे बोल सकते हैं भाई, बाउंटी हंटर प्रोटेक्टर बनेगा, उसका हिंट हमें यहीं से मिला। नेक्स्ट लेवल का डिटेलिंग था ब्रो। नेक्स्ट, अश्वत्थामा जहाँ पहली बार सुमति से मिलते हैं और भैरवा के साथ पहली बार फाइट भी करते हैं, इस एरिया में एंटर करते ही फर्स्ट फ्रेम में देखना एलन मस्क चीचा के रेफरेंस देखने मिल रहा है। जाहिर सी बात है यार, ये एक स्पेस सेंटर है और उनका भी इसमें काफी दिलचस्पी है। स्पेस एक्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा, तो शायद इसीलिए उनका रेफरेंस यहाँ दिया गया है। नेक्स्ट, बाहुबली का रेफरेंस। भाई हम ये घोड़े का सिंबल देखते ही समझ गए थे कि अब किसका कैमियो होने वाला है। एसएस राजमौली जी के कैमियो दिल खुश कर दिया भाई। पर क्या आपने यहाँ नोटिस किया भैरवा जो बोलता है, अरे बाप रे,
अभी पकड़ लिया तो 5 साल छोड़ेगा नहीं। वो एक्चुअल में कोई डायलॉग नहीं था, एसएस राजमौली के ही खौफ था। हाँ भाई, वो अपने एक्टर से काम ऐसे ही करवाते हैं, कोई छूट नहीं देते, दिन रात एक करके सारा टैलेंट निचोड़ लेते हैं। और प्रभास के साथ भी जब वो बाहुबली पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाए तो प्रभास को 5 साल तक कहीं जाने नहीं दिए। उसके बाद जब पार्ट 3 को लेकर राजामौली प्रभास को एक प्रैंक कॉल किए तो प्रभास का रिएक्शन आप देख सकते हो। बाहुबली पार्ट 3 अम्मा नहीं अम्मा। तो हाँ, सच में देखा जाए तो ये कोई डायलॉग नहीं था। राजामौली के साथ काम करने के बारे में सोचते ही प्रभास का ये रियल रिएक्शन था। अब हम सोच रहे हैं अगर ये सच हो जाता है फिर से मिलोगे तो इस बार 10 years गया तेरे। तो फिर प्रभास के क्या रिएक्शन होगा। नेक्स्ट, वीरन जब सुमति को संभाला ले आता है तो सीरियस को ये ठीक नहीं लगता। फिर वीरन बोलता है कि शायद फ्लक्सलैंड्स ही जाना सही होगा, वहाँ ट्रैक नहीं होगी। और यहाँ सीरियस बोलता है कि नोमैन खा जाएंगे इसको। लेकिन क्या आपने नोटिस किया, इसमें तो किसी फ्लक्सलैंड या नोमैंस के बारे में बताया ही नहीं। तो हाँ ब्रो, ये शायद नेक्स्ट पार्ट के लिए एक रेफरेंस था, जहाँ हमें काशी, कॉम्प्लेक्स और संबाला के जैसे एक और दुनिया को दिखाया जाएगा। और मानस अटैक करने पर शायद ये लोग वहाँ जाने वाले थे। कोई नहीं, नेक्स्ट पार्ट में हम ये फ्लक्सलैंड को भी देख लेंगे और नोमैंस को भी कि वो कितना खूंखार है। नेक्स्ट भाई, यहाँ विजय धनुष के पावर को दिखाने का एक बहुत बढ़िया डिटेल्स। भैरवा अश्वत्थामा को फाइट करते हुए रिकॉर्ड करके अश्वत्थामा के मूव और बाकी सबको तो कॉपी कर लेता है, लेकिन विजय धनुष का क्या, उसे उसके बारे में पता नहीं होता। इसीलिए उसका होलोग्राम वाले विजय धनुष 1 मिनट नहीं टिकता। अश्वत्थामा उसे चुटकियों में तोड़ देती है। नेक्स्ट, यहाँ भाई सबसे बड़ा ट्विस्ट रिवील किया जाता है कि सूर्यपुत्र कर्ण के पुनर्जन्म भैरवा के रूप में हुआ है, जो कि एक माइंड ब्लोइंग सरप्राइज था। पर इस सरप्राइज का संकेत मेकर्स हमें पहले से देते आ रहे थे। सबसे पहले देखना भैरवा का इंट्रो सीन में, जब भैरवा बुज्जी को म्यूजिक के लिए कहता है तो बुज्जी जिस म्यूजिक को लगाता है, सबटाइटल में देखो उसका मीनिंग कुछ स्पेशल निकलता है। जो जन्म हुआ है उसका मौत को रोका नहीं जा सकता, जो मर गया है उसका पुनर्जन्म को भी रोका नहीं जा सकता। बोले तो जन्म लेने वाला मरेगा और मरने वाला का पुनर्जन्म होके ही रहेगा। ये सॉन्ग में हमें साफ बता दिया गया था। नेक्स्ट संकेत हमें भैरवा के टैटू में मिलता है, जिसके बारे में कि हम बात कर चुके हैं। देन इसके बाद थोड़ा बहुत भेदभाव वाला भी देखना, भैरवा को कॉम्प्लेक्स से निकाल दिया जाता है, तुम यहाँ के लायक नहीं हो बोल के। और सुनने को मिलता है ऐसा भेदभाव थोड़ा बहुत कर्ण के साथ भी होता था। बाकी अब वो पहिया वाला सीन, भैरवा के कर्ण के जैसे कैप्टन को मिलने वाला सीन और कर्ण के जैसे भैरवा का कवच को तो नोटिस किया ही होगा। तो भाई यहाँ कर्ण भैरवा के रूप में पुनर्जन्म लेने का मेकर्स पहले से हमें कुछ संकेत दे दिए थे, लेकिन क्लाइमैक्स में इस ट्विस्ट को रिवील करने के बाद जाके हम सब उसे नोटिस कर पाए। अच्छा, और क्या आपने ये नोटिस किया, जब यहाँ कर्ण बोलते हैं देर तो नहीं हुई आचार्य पुत्र, तो अश्वत्थामा कुछ नहीं बोलते, लेकिन जब श्री कृष्ण इनका पापा के नाम लेते हैं, मेरे पिता का नाम लेने का अधिकार तुम्हें नहीं है। नेक्स्ट कलर, इसमें कलर के ऊपर भी भाई बहुत डिटेलिंग देखने मिल रहा है। ये बात हम इसका ग्लिम्स आने के टाइम से ही नोटिस कर चुके थे कि इसमें हीरो के टीम को ब्लू कलर के साथ और विलन के टीम को रेड कलर के साथ दिखाया गया है। और मूवी के अंदर भी हम वो देख सकते हैं, लेकिन मूवी में कुछ एक्स्ट्रा भी है। जैसे कि भैरवा को भी पहले ब्लू लाइट के साथ दिखाया जा रहा था, उसका बुज्जी, उसका हैंडकप देख सकते हो, लेकिन जब वो विजय धनुष को टच करता है तो उसका पावर की कलर चेंज हो जाता है, क्योंकि ऐसा कलर के डिटेलिंग महाभारत के सीक्वेंस में भी किया गया था। हम अर्जुन के पावर के कलर देख सकते हैं, थंडर स्ट्राइक जैसे ब्लू कलर के है, क्योंकि वो इंद्रदेव के पुत्र है। फिर यहाँ हम कर्ण के पावर के कलर को देख सकते हैं, वो फायर कलर क्या बोलते हैं, ये गोल्डन ऑरेंज कलर के दिख रहा है, क्योंकि सूर्य पुत्र कर्ण मतलब सूर्य देव की पावर आप सबको पता है। तो इसी वजह से एंडिंग में भैरवा का कलर भी चेंज होते हुए दिखाया है, क्योंकि वो अब विजय धनुष पकड़ा है। लेकिन इतना ही नहीं, इसके बाद हम सुप्रीम यास्किन को भी देख सकते हैं, जिनका लोगों को की कभी भी ब्लू लाइट में नहीं दिखाया था। वो गांडीव पकड़ते हैं तो उसे ब्लू लाइट के जैसे कलर के साथ दिखाया है, क्योंकि वो गांडीव का कलर है। मतलब अब विजय धनुष वर्सेस गांडीव फिर से कंफर्म है, जैसे कि हम ये वीडियो में बात कर रहे थे। अच्छा, और हमने यहाँ ये भी नोटिस किया कि जब भैरवा के बॉडी के अंदर कर्ण एक्टिव है तो वो अपना कोई गैजेट्स या शूज भी यूज नहीं कर रहा, क्योंकि कर्ण तो काफी पावरफुल है ना भाई, और उसे भैरवा के गैजेट्स के बारे में कोई खबर भी नहीं है, जो कि अगेन एक बहुत बढ़िया डिटेल्स था। लेकिन हम कलर की बात कर रहे थे तो इसके बाद देखना संभाला में रेवेल्स के एयरक्राफ्ट में, गन में, उनका कॉस्ट्यूम में भी हमें व्हाइट कलर दिख जाता है, जो कि किसे रिप्रेजेंट करता है हमें बताने की कोई जरूरत नहीं। वहीं अगर हम कॉम्प्लेक्सी लोगों की देखे तो भाई देखना रेवेल्स के कॉस्ट्यूम को, उनका एयरक्राफ्ट को और मानस के साथ काउंसलर बानी को भी ब्लैक कलर के साथ दिखाया है। सिर्फ वो पॉजिटिव महिलाओं को नहीं, क्योंकि उनके अंदर यास्किन की फॉर्मूला है, और यास्किन की तो हम सबको पता है वो खुद को भगवान मानता है, इसीलिए वो भी सफेद कपड़ों के साथ दिखता है। बाकी इन लोगों को छोड़ दिया जाए तो आप वो नेगेटिव लड़कियों को भी देखना, वो भी ब्लैक कॉस्ट्यूम के साथ दिखते हैं। मतलब कलर के ऊपर भी कितना ध्यान दिया है, देख रहे हो। मेकर्स ने ऐसे छोटी छोटी बातों को भी नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि उन पर बारीकी से काम किया है। ये डिटेलिंग ही है जो इस फिल्म को एक
अलग लेवल पर ले जाती है। सच में भाई इतना मेहनत के लिए मेकर्स का जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन तारीफ तो आपकी भी बनती है भाई। इतनी लंबी वीडियो देखकर यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है और ये दिखाता है कि आप भी एक सच्चे फिल्मी हो। आपको हमारा सैल्यूट है ब्रो। खैर आपके साथ इस ब्रेकडाउन का सफर शानदार रहा ब्रो। क्या आपने भी इसके अंदर ऐसा कुछ नोटिस किया है तो वो भी कमेंट करके बता दो। और अब हम इस वीडियो को यहीं खत्म कर रहे हैं। तो भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।